प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। 1820 में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। उसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उस राजकुमारी ने एक नया व्यवसाय शुरू किया जिसका नाम था नर्सिंग, और इस व्यवसाय को उसने एक रॉयल गरिमा दी। आज इस प्रोफेशन के क्या हाल हैं ये जानने की हम कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आज इस प्रोफेशन को एक रानी का स्टेटस मिल रहा है कि शायद हमारा समाज कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा है और इसको नौकरानी का स्टेटस दे रहा है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो इम्पॉर्टेंट मेहमान, मिसेस मंजू नंदी, एक्स चीफ ऑफ नर्सिंग फ्रॉम एम्स and currently chief of nursing at National Heart Institute, which is a premier institute of medicine in the country. और साथ ही साथ मिस कर्मा, सीनियर नर्स फ्रॉम NHI। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे स्टूडियो में बहुत ही जीवंत ऑडियंस आई है भारतीय विद्यापीठ से। आप सबका भी स्वागत है। ये जो प्रोफेशन है नर्सिंग का, इसका आज स्टेटस क्या है और अच्छा है कि खराब? अगर खराब है तो क्या कारण, इसके बारे में बताइए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने ये प्रोफेशन शुरू की थी, वो एक नर्स नहीं थी, ना ये डॉक्टर थी। वो एक सिंपल छोटी सी लड़की थी, रॉयल फैमिली की। पूरा फैमिली उनके सपोर्ट में भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना मन से लोगों के सेवा के लिए एक प्रोफेशन को आज बनाया, जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं, वो नर्सिंग को। और उसके पीछे उनका वरदान ये था कि ये प्रोफेशन को एक बहुत ही गरिमा वाला स्टैंडर्ड दिया जाए और एक सामने सोसाइटी के सामने वाले दरवाजे पे रखा जाए। और साथ ही साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको लेडीज प्रोफेशन बना दिया, मतलब अ प्रोफेशन विच हैज अ लॉट ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी अटैच्ड टू इट। नर्सिंग को एक फीमेल प्रोफेशन बोला जाता है और फीमेल डोमाइन बोला जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल काम करती हैं। फीमेल के बाय नेचर उनको बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा धीरज होती है, और काम करने की इंटेलेक्चुअलिटी डिफरेंट होती है। वो लोग जल्दी से डिसीजन नहीं लेते, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। हो सके इसी के कारण बीमार जो उनके पास आएंगे उनको कुछ ज़्यादा ही फायदा मिले, और उनको एक माँ का दर्शन, एक बहन के दर्शन, एक अपने सगा संबंधी, एक बच्चों को माँ से सबसे ज़्यादा प्यार होती है। और जो बीमार इंसान है, चाहे कोई भी बीमार हो, वो चाहे मेरे माँ की जो छवि है, जो उनका जो एक पिक्चर है, वो मेरे सामने हो। उसी के लिए नर्सिंग को और भी फीमेल को दिया गया। आज हमारे सामने बहुत से मेल नर्सेस हमारे भाई लोग हैं, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन आज भी ये प्रोफेशन को देखा जाता है, जैसे कि टीचर का प्रोफेशन, कहते हैं नर्सरी के टीचर मेल ना हो, ठीक है। तो ये भी बीमार के पास एक फीमेल आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलते हैं दिल को, और भरोसा बनते हैं कि हम इनको कुछ बात कह सकते हैं। नर्सिंग को एजुकेशनली उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। आज के नर्सेस, उनके एजुकेशन वो नर्सिंग नहीं रहा जो खाली ट्रेनिंग दिया जाता था काम करने की, किस तरह काम करो हाथ में सिखाया जाता। आज के नर्स एक नर्स हैं जो कि एक टीचर हैं, एक सेविकाएं हैं। बिना सोचे उनका अपने
लिए ना सोच के वो मरीज का काम करती हैं। ये नहीं सोचते हम क्या काम कर रहे हैं। चाहे मरीज का शरीर का कोई भी अंग साफ करना हो या कोई भी किस्म के काम हो, जैसे एक छोटे बच्चों का सेवा एक माएँ करती हैं, वो ये नहीं देखते बच्चों ने क्या कर दिया। उनको सफाई रखने का ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोगों ने जाना होगा एक चीज़, इन्फेक्शन वो बहुत भारी चीज़ होती है। बीमारी जितने बड़े ना हो, इन्फेक्शन लग जाए तो छोटे से छोटे कट गया हमारा हाथ, वो भी पक जाता है। आपको बड़े के बड़े दिन तक उसको इलाज करना पड़ता है। इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उन्होंने क्या की थी, उन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया था नर्सिंग में, जो पहले नहीं थे। पहले क्या होते थे, आप में से कितने लोगों ने जाना मुझे नहीं मालूम, 1842 देयर वाज ए क्रिमियन वॉर हुई थी, जिसमें बहुत से ज़्यादा लोग घायल हुआ था। और उसी घायल लोगों को एक साथ रखा गया था एक टेंट लगा के। जिनका कम से कम चोट है वो भी उधर है, जिनका बड़े से बड़े चोटें हैं वो भी उसके साथ रखा गया। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से ये सोचा कि इनको अलग किया जाए तो हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान बचा सकते हैं हम लोग। ये सोच के उन्होंने एक बनाया ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। परिणाम ये हुई, पहले जितने लोग ज़्यादा बीमार होते थे उससे कम होने लगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इतना मुश्किल काम करते हैं आप और उसके सारे एंगर भी झेलना, कभी कभी इस तरह की सारी चीज़ें, आप रातों रात काम करना, तो क्या स्टेटस जो है हमारी सोसाइटी में नर्सेज को जो दिया जाता है, उनकी वर्किंग कंडीशंस वगैरह जो हैं, वो अनुरूप है इस कंट्रीब्यूशन के, कि कंट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और स्टेटस बहुत कम है? ये क्वेश्चन सभी के मन में आएगा। हमारे दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक होता है काम और उसका बोलते हैं दाम। ये तो सभी लोग बोलते हैं, एक बच्चे भी बोलेगा सैलरी, यस दाम है ना, वो तो कॉस्ट। तो ये जो नर्सेस का सैलरी स्टैंडर्ड है वो डिफाइन नहीं है, पर्टिकुलरली इन द प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में सैलरी पैटर्न बनी हुई है और उसी पैटर्न सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉलो करते हैं, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर या प्राइवेट में ये सिस्टम नहीं बना आज तक। उनको दर्जा तो दिया गया है प्रोफेशन की, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशन अभी तक नहीं सेटल किया गया। और डॉक्टर्स को केसेस पे प्राइवेट सेक्टर में, जहां पर 80% ऑफ मेडिकल केयर इंडिया में प्रोवाइड करी जाती है, डॉक्टर्स को जो सर्जरीज वगैरह करते हैं उसमें उनको इंसेंटिव दिया जाता है पर सर्जरी। वो उस तरह का इंसेंटिव भी नहीं मिलता क्या नर्सेस को? नहीं, ये भी नहीं मिलते। और उनका पार्टिसिपेशन होता है उन सर्जरीज में? ऑफ कोर्स, मैं एक ओटी नर्स भी हूँ। मैंने 15 साल ओटी में काम किया है एम्स में। उनका मेन जो काम होता है क्लीनिंग, पेशेंट, ओटी रेडी करना, एक बनाना, ओटी को तैयार करना पेशेंट के सर्जरी के लिए। फिर सर्जरी शुरू होने पे उनका जितने सर्जन को ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो कपड़ा ही क्यों ना हो, सारा देने का काम है नर्स का। और उनको उस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होनी होती है। वो जानती है कब सर्जन को क्या देना है। एक एक सूचर अलग अलग हैं। आप जाने फेशियल सर्जरी का सूचर एब्डोमेन में नहीं लगेगा, ब्रेन के जो सूचर लगेगा वो हार्ट में नहीं लगेगी। वो सारे नर्स को मालूम है और उसको स्टेप वाइज बोलते हैं ना, एक के बाद एक नहीं दिया तो सर्जन को ऑपरेशन में कमियां भी होना मुश्किल है। और आपसे पूछता हूं कर्मा, स्टेटस जो है सोसाइटी कैसे देखती है? क्या सोसाइटी ये देखती है कि इतनी टेक्निकल है, इतना कंट्रीब्यूट करती है पेशेंट के लिए, कि वो और किसी तरीके से देखती है? किसी को ये पता नहीं होता है कि नर्सिंग प्रोफेशन के लिए हम किस कोर्स पे जाता है
हम कितने साल लगाते हैं, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन रहता है कि आफ्टर 12 पास यू कैन, कि आप एक डिप्लोमा पे जा सकते हैं 1-2 साल के लिए, उसके बाद यू कैन बी अ नर्स। तो ये मिसकंसेप्शन रहता है, तो जिसकी वजह से सोसाइटी को ये लगता है कि नर्स सिर्फ यहाँ पर है हमें बस क्लीन करने के लिए या टैबलेट वगैरह देने के लिए। तो इससे हमारे स्टेटस पर काफी फर्क पड़ता है। तो क्या एक्चुअली हम ऐसा नहीं होता है, नर्स को एक स्ट्रीम होता है जिसमें हमें जाना पड़ता है। 3 इयर्स के कोर्स होता है, दैट इज डिप्लोमा, और एक 4 इयर्स होते हैं जो जनरल ग्रेजुएशन में होते हैं, डिग्री। तो ये 4 साल पूरा स्टडी करते हैं, डिजीज कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम आते हैं इस नर्सिंग फील्ड में। स्टेटस की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आप किसी से भी पूछ लिया, और अभी किसी यंगस्टर्स से पूछ लीजिए कि आपका एम्स क्या है, तो नोबडी, कोई भी नहीं बोलेगा कि आई वांट टू बी नर्स, क्योंकि ऐसा स्टेटस है हमारा। क्यों स्टेटस इतना खराब है हमारा? तो पहले तो जो मैडम ने मेंशन किया है रिगार्डिंग दिस सैलरी, उसके अलावा और क्या कारण है जिसके कारण हमारा नर्सिंग स्टाफ की तरफ जो सोसाइटी है वो थोड़ी हीन दृष्टि रखती है? या तो एक तो ये हो सकता है कि हमारा ड्यूटी, हमारा टाइमिंग शिफ्ट ऐसा होता है कि फिक्स नहीं होता है। कभी कभी मॉर्निंग होता है तो हमें 6 बजे उठ के जाना पड़ता है, और कभी कभी रात होता है तो 9 बजे, तो हमारा रिटर्निंग का टाइम भी काफी लेट हो जाता है। तो इस नजरिए से देखेंगे तो वो सोचेंगे ये लड़की तो रात के 12 बजे या 10 बजे निकल जाता है, तो ये उनको ये नजर रहता है कि मतलब मॉरली थोड़ा सा गलत दृष्टि से देखती है सोसाइटी। वो ये नहीं समझती कि ये किस काम के लिए जा रही है वहाँ। और शायद ये भी हो सकता है कि क्योंकि स्ट्रेंजर्स को आप मेडिकल केयर देते हो, पर्टिकुलरली आदमियों को भी देते हो, तो उसके कारण भी शायद सोसाइटी का ये थोड़ा संकीर्ण नजरिया होगा हमारा, कि हम सोचते हैं कि ये तो नर्स मॉरली उतनी अपराइट नहीं है। स्टेटस के बाद पे फिर आते हैं, पहले देखेंगे एक छोटा सा क्लिप। 2 पेशेंट है तो एक पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट है, तो पहले क्रिटिकल पेशेंट को देखना चाहिए हम। तो उसी टाइम नॉर्मल पेशेंट आ गया तो पेशेंट को पता नहीं है कौन सा पेशेंट को हम हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पेशेंट का अटेंडर कुछ बोल रहा है तो हम उसको समझाना चाहिए। हमें भी इरिटेट होता है, फिर भी उसको तो वो तो इसका बीमारी तो यही है ना, इसलिए तो हमारे पास आया। थोड़ा सा हम एडजस्ट करना ही पड़ेगा, हमारा प्रोफेशन तो यही है। थोड़ा प्यार से उसको समझाने का तरीके होता है ना, अटेंडेंट्स को तरीके में समझा दो। कोई भी इरिटेट होते ज़्यादा, कोई भी चिल्ला के आएगा तो थोड़ा प्यार से बोलो तो आराम हो जाएगा पक्का। कई बार टेम्पर डॉक्टर लूज कर जाता है, तो ही माइट से सम वर्ड्स, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। कुछ डॉक्टर्स जल्दी का अपना काम लूज कर जाते हैं, कुछ ये है कि उस सिचुएशन में भी अपना टेम्पर नॉर्मल रखते हैं। तो इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ वो कि हाउ यू टेंड टू असेस द थिंग्स, और सिस्टर्स को किस तरह से आप वो करो। यू हैव टू कन्वे दिस टू द स्टाफ इन अ मैनर कि उसको भी हर्ट ना हो, और जो पेशेंट है उसको भी ये मैसेज ना जाए कि सिस्टर इनडिफरेंट है उसकी तरफ। हमने क्लिप देखी कि नर्स से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो नर्स खरी भी उतर रही हैं। उनकी बातचीत में रियल प्यार है टुवर्ड्स द पेशेंट, रियल कंसिडरेशन है। स्टेटस पे वापस आते हैं। एक तो आपने बोला कि रात को जाती हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, तो सोसाइटी संकीर्ण दृष्टि से देखती है। दूसरा आपने बोला सैलरी। और कोई इश्यू भी है क्या कि जिसके कारण स्टेटस डाउन है? वो क्या काम करती है नर्स, उसको देखा जाता है। मरीज के रिश्तेदार या मरीज खुद ही जानते हैं कि ये नर्स क्या काम करती है। उनके मन में उस काम के तरफ भी एक दृष्टिकोण ऐसा होता है जो कि फ़र्क होते हैं। जैसे नर्स का काम का कोई लिमिटेशन नहीं होता, सारे काम, चाहे मरीज टीबी के मरीज हो तो भी उसको थूक फेंकना, और पेशाब कर दिया हो तो भी उसको साफ करना, टॉयलेट मरीज को जाना हो तो नर्स को खुद ही करना पड़ता है। ये जो उनका काम के ऊपर नज़रिया होती हैं सोसाइटी का, वो सोचता है इनको स्टैंडर्ड जो है वो भी काम के साथ साथ लोअर स्टैंडर्ड ही उनका गिना जाता है। मतलब कि क्योंकि जिन कामों को हम इम्प्योर समझते हैं, वेदर इट इज कॉन्टैक्ट विथ फीसेस और कॉन्टैक्ट विथ यूरिन और कॉन्टैक्ट विथ स्पिट और अदर बॉडीली फ्लूइड्स, जो भी वो करेगा उसको हम दर्जा नीचा कर देंगे, चाहे वो काम कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। इस पे महात्मा गांधी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था। उन्होंने बोला था कोई भी लेडी, मैं चाहूँगा कि वो छुआछूत को प्रमोट ना करे, क्योंकि वो कर नहीं सकती। छुआछूत कहाँ से पैदा होता है? इन्हीं कारण के
इसी तरह के ख्यालों से पैदा होता है कि ये साफ है, ये गंदा है। तो महात्मा गांधी ने बोला था लेडीज तो अपने बच्चों की फीसेस और यूरिन खुद साफ करती हैं, तो वो कैसे छुआछूत की बात कर सकती हैं। आज हमारी सोसाइटी को देखना है कि अगर हमने इन चीज़ों को गंदा माना तो कल नर्सेज नहीं मिलेंगी। ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम्स पर आके कुछ टॉप ऑफिसर्स ये कह के गए हैं कि सुअर वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, पूरे देश में ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ जाएगा, पूरे देश में फीसेस फैल जाएंगी, क्योंकि हम सुअर वर्कर्स को अच्छी तरह से नहीं रिस्पेक्ट देते, हम उनको छोटा समझते हैं। अगर हमने ऐसा ही किया नर्सेज के साथ तो नर्सेज कहाँ मिलेंगी फिर हमें कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो नर्सेज उनकी देखरेख करके उनकी जान बचा रही हैं और उनकी फैमिली को भी उन इन्फेक्शन से दूर रख रही हैं। तो इन ऐसी नर्सेज को बहुत हाई रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हमने उनका स्टेटस डाउन किया हुआ है। हमने ये भी एक स्टडी पढ़ी है कि नर्सेज के बच्चों को शादी करने में मुश्किल होती है हाई सोसाइटी में, हाई स्टेटस की फैमिलीज के साथ। इसका क्या कारण हो सकता है? मैं एक सीनियर नर्स हूँ। जिस ज़माने में हम नर्सिंग में आए थे उस ज़माने में कोई भी परिवार, अच्छे घर के लोग जिनको बोलते हैं, सोसाइटी में जिनका थोड़ा स्टेटस है, वो नहीं चाहते थे मेरी लड़की इस प्रोफेशन में जाए, क्योंकि हमारा सोसाइटी का जो नज़र है वो इस प्रोफेशन के ऊपर अच्छा नहीं था, आज भी इतने अच्छे नहीं हैं। इसी कारण माँ बाप सोचते हैं, आज भी सोचते हैं, लड़की पढ़े लिखे टीचर तो बन जाए, इंजीनियर तो बने, लेकिन नर्स ना बने। डॉक्टर बन जाए बेशक, दांत निकालने वाले हो या कोई और, लेकिन नर्स ना बने। उन्होंने ये नहीं कभी सोचते कि एक नर्स प्रोफेशन का गरिमा क्या है। वो मरीज को एक पूरी लाइफ देती है, पूरी लाइफ देती है, वो संजीवनी है। जब और डॉक्टर्स, एक डॉक्टर नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स जब रियली दिल से बात करते हैं तो कहते हैं 90% ऑफ मेडिकल केयर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द नर्सेज। तो वो संजीवनी है और उसको हम कैसा देख रहे हैं। हम लेते हैं कुछ प्रश्न। एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पेशेंट्स की केयर करते हैं, इट्स रियल हार्ड वर्क, बट व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू ऑल दैट? मीन्स व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड योर प्रोफेशन? देखिए, हर इंसान के अंदर एक माइंड होती है जिसको हम अभी भी विश्वास रखते हैं और कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंटरेस्ट। हर आदमी जो हम यहाँ है, सब लोग, सभी का मन में अलग अलग इंटरेस्ट होगी और कोई ये सोचे कि हम ऐसा एक प्रोफेशन ले लें जिसमें हम किसी को जीवन दान कर सकते हैं, किसी हेल्पलेस की सेवा कर सकते हैं और उन सेवा के कारण हमें अपना सेटिस्फेक्शन मिले। ये इरादा लेके बहुत से यंग गर्ल्स आ जाते हैं नर्सिंग में। ऑफ कोर्स आज के ज़माने में नर्स का और भी है एक पहलू जिसको हम देख रहे हैं। नर्सेस को बहुत ज़्यादा मौका मिलती हैं एक देश से दूसरे देश जाने की। आज अमेरिका, इंग्लैंड, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, सब जगह एक नर्स अपने प्रोफेशन के दौरान जा सकती हैं और अपना प्रोफेशन को वहाँ पे दे सकती हैं, सेवा को। ये एक मौका उनके लिए है। सोचते हैं अगर हम नर्स बन जाए, मरीज़ का सेवा करें, अच्छा से काम सीखे और हमें दूसरे कंट्रीज़ में जाने के भी मौका मिले, ताकि हम अपने ही देश का काम को उस देश में भी प्रदान कर सकते हैं और खुद भी आगे बढ़े और अपना लाइफ में, वो सैलरी वाइज हो, स्टेटस वाइज हो। वेस्टर्न कंट्रीज़ में नर्सेज का बहुत स्टेटस है, तो ये अपॉर्चुनिटी सभी प्रोफेशनों में नहीं आती। वो एक नर्स की प्रोफेशन जो है उसमें आती हैं। वो भी एक पहलू है आने की। और एक होता है जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेवा करने की भावना, लोगों को हेल्प करने की, मदद करने की इच्छाएं, वो भी नर्स बनने की प्रेरणा देती है। हम जब पैदा होते हैं एंड एज वी ग्रो, हम बड़े होते हैं, तो हम ढूंढते हैं कि लाइफ में कुछ करें, हम करना। जब हम मरेंगे तो हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया है दूसरों के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू जस्ट कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाए और आपको फुल फीलिंग लगे। तो आप किसी और के आदमी के चेहरे पे एक स्माइल ले लिए तो वही बस काफ़ी होते एक ज़िंदगी को वर्थवल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बाईपास थैंक यू, लाइक
मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। मैं CTVS स्टाफ नर्स हूँ, मीन्स जहाँ पर कार्डियक के पेशेंट होता है बाईपास ग्राफ और वो मेरे ICU में शिफ्ट होता है, तो वो पेशेंट पूरा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, होश में नहीं होते हैं, तो हम उसको धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज लेते हैं, उनको बिठाते हैं, फिर वो उनको नॉर्मल करते हैं, चलाते हैं। जब वो वार्ड में शिफ्ट होते हैं तो वो कहते हैं सिस्टर थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक नई जिंदगी दिया। तो ये एक वर्ड्स काफ़ी होता है हमें आगे बढ़ने के लिए। आपने कहा कि एक जो नर्स होती हैं वो एक माँ समान होती हैं, एक सिस्टर समान होती हैं, तो आप एज अ नर्स मतलब अपने वो कैसे मोटिवेट करते हैं उन सब चीज़ों से डील करने के लिए, क्योंकि खून निकल रहा होता है, किसी का सर मतलब आई मीन जो चीज़ें वो शायद मैं बोल भी नहीं सकता, किसी का हाथ टूटा हुआ है सर, मतलब आई मीन, तो आप कैसे अपने आप को उन सब चीज़ों से डील करते हैं? आप वो बात कह रहे हैं कि एक सिचुएशन जो कि नॉर्मल नहीं है, खून बहता हुआ, आधे सिर कट गए या 2 पैर कट गया, आप देखो इमरजेंसी, उसमें उनका रिश्तेदार भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक नर्स, डॉक्टर भी आएंगे लेकिन सबसे पहले एक नर्स आती है या आता है मेल नर्स, उनको पहले से ही ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे प्रोफेशन में कोई सेक्स नहीं होता, कोई जाति नहीं होगी, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कुछ नहीं होता, कोई धर्म नहीं होती, इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होती हैं। तो जो हमारे सामने आया वो भी एक इंसान आया है, और इंसान को हमने जो अपने ट्रेनिंग के दौरान सीखा है, ये बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। खून देखना, खून में बहता हुआ इंसान को केयर करना, उसके लिए बहुत स्ट्रांग हार्ट की ज़रूरत होती है, और वो हार्ट स्ट्रांग तभी होंगे जब आप मन से काम करेंगे, अपना स्माइल देके किसी के मुंह में स्माइल लाएं। इंसुलेट कैसे करते हो आप कि खून निकल रहा है, अब नॉर्मल सिचुएशन है जैसा कि मंजू जी ने बताया, अब कैसे आप वो कवच पहनोगे जिससे आपको वो खून एबनॉर्मल ना लेके आप अपना काम करो, मतलब कैसे आप अपना माइंड और हार्ट को स्ट्रांग करते हैं? जब हम पहली बार जब खून की लथपथ देते हैं तो ऑब्वियसली हमारे मन में वो आ जाता है डर, तो हम एक बार ऐसा होता है, 2 बार ऐसा होता है, फिर वो रियलाइजेशन हमारे अंदर आता है, अगर हम ऐसा करते हैं, हम इस फील्ड पे है, वी आर हियर कि हम पेशेंट को बचा सके, तो वो हम रियलाइजेशन अपने मन में लेते हैं एंड हम बस चले जाते हैं। That time you are not just a nurse, you are a brave soldier. Yes. और धीरे धीरे एक्सपोजर जो है वो आपको स्ट्रांग बना दे रहा है। यस मैम, आपका इतना लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है एम्स में, एंड एज आपने बताया कि आपने इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी अचीव किया है। मैम, ग्रेजुअली इंडिया में एज अ प्रोफेशन नर्सिंग किस तरीके से ग्रेजुअली डेवलप हुआ है? नर्सिंग कैसे आया इंडिया में, हमने पहले ही बताया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो इंग्लैंडियन है, यूरोपियन, उन्होंने ये हमारा नर्सिंग का सिस्टम बनाया और वो हम फॉलो करते जा रहे हैं। उसमें नर्सिंग का ट्रेनिंग आया, ट्रेनिंग मीन्स एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, दोनों डेवलप होती है। और दूसरी एक बात होती है स्ट्रांगनेस ऑफ द माइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये डेवलप हो जाती हैं। और नर्सिंग के अंदर बहुत से बदलाव आए हैं, बहुत चेंजेस आई हैं, जैसे कि हमारे सोसाइटी में बहुत चेंजेस आई हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो या नॉलेज के ऊपर हो। मशीनरीज आई हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज, कंप्यूटर से लेकर केयरिंग मशीनरीज बहुत है, आपको कितना समझ आएगा, वेंटिलेटर, मॉनिटर, सिरिंज पंप, बाईपैप मशीन, प्रोफेशनल नॉलेज, उसको काफ़ी अच्छा दर्जा दिया गया है हमारे देश में भी, लेकिन मैं कहूँगी आज भी वो अधूरा है कुछ तरीके से, क्योंकि नर्सेस को सेल्फ डिपेंडेंसी दिया नहीं गया, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने को मौका अभी तक नहीं है हमारे देश में अपने बड़ा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। और हमारे सोसाइटी के लोगों को भी, आप यंग जनरेशन, आप उनके मन में डालें कि वो नर्स नहीं है जो एक इंजेक्शन देती हैं और एक टैबलेट खिलाती हैं, वो नर्स हैं जिनको साइंटिफिक नॉलेज है और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, पहला नर्सिंग डिपार्टमेंट खोला गया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में 1867 में, और सबसे पहले नर्सेज आई जो थी ब्रिटिश नर्सेज आई, लेकिन ब्रिटिश नर्सेज ने आके यहाँ पर देखा कि उनको डॉक्टर्स के बराबर का दर्जा नहीं मिल रहा है, ब्रिटिश डॉक्टर्स थे,
तो उन्होंने क्या कहा कि हम इंडियन पेशेंट्स को सर्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ ब्रिटिश पेशेंट को सर्व करेंगे। और उन्होंने इंडियन पेशेंट्स को सर्व करने के लिए नई नर्सेज लाए, एंग्लो इंडियन नर्सेज लाए, जो क्रिश्चियन नर्सेज थी, मिशनरी से आती थी। इस तरह से ये चलता रहा। नर्सिंग प्रोफेशन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी हुआ, लेकिन फिर भी स्टेटस आगे नहीं बढ़ा, फिर भी सोसाइटी में जो जगह चाहिए थी वो नहीं मिली। फाइनली अब जाके क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह की नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो मंजू जी ने बताई कि जिसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूरी है, और साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। अब धीरे धीरे बात खुल रही है, अब रियल टीम वर्क शुरू होगा, और आशा करते हैं कि आज तक जो स्टेटस से आप वंचित रहे हमारी गलतियों के कारण, वो आपको कल मिलेगा। इसी आशा के साथ आज इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। अगले हफ्ते चर्चा जारी रहेगी, तब तक के लिए जय हिंद। आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है, हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल